हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज जहाँ पे हम एनसीईआरटी से बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, वी आर गोइंग लाइन बाय लाइन ऑफ द एनसीईआरटी एंड वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ऐसे पोर्शंस एनसीईआरटी से जहाँ से हमें नीट में सवाल बन के आ सकता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट का जो डिस्कशन था वो हमने यहाँ पे एंड किया था। आज का हमारा जो डिस्कशन है हम वो शुरू करेंगे फ्रॉम द प्रोसेस विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप जस्ट सोचो, माइक्रोस्पोर यानी कि द स्ट्रक्चर, ओके, जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, द स्ट्रक्चर विच वी रेफर एज पोलन ग्रेन। ठीक है, उसको हम टेक्निकली वी कॉल इट माइक्रोस्पोर। ओके, सो यू कैन से दैट माइक्रोस्पोर is equivalent to a pollen grain. Okay, you can say this. Now, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोला गया है। एज द एंथर डेवलप्स, जब एंथर का डेवलपमेंट होता है, द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ठीक है, तो जिस टिश्यू से पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है, उस टिश्यू को हम कहते हैं, वी कॉल इट द स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये डिप्लॉयड टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे यहां से कुछ सेल्स निकल के आते हैं, डिफरेंशिएट होके आते हैं। ठीक है, दो सेल्स आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, दे आर आल्सो डिप्लॉयड अगेन। ठीक है, these are microspore mother cells. Now when these microspore mother cells undergo meiosis, meiosis याद होगा आपको, meiosis is the process of haploid division of cells, है ना, रिडक्शनल डिवीजन को हम meiosis बोलते हैं। ठीक है, तो यहां जब meiosis होगा, अब यहां पे बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ये चार हैप्लॉइड यहां पे होंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, सो दिस इज इट। ओके, और लेटर ऑन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इस टेट्राड से ये चारों सेल्स एक दूसरे से डिसएसोसिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और आपको यहाँ पे बना के देंगे 4 पोलन ग्रेन्स। अब देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है, ठीक है ना, यहाँ देखना है, एक सवाल पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। प्लॉइडी यानी कि प्लॉइडी मींस द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इस टेट्राड के जो सेल्स होंगे उनमें उनका प्लॉइडी क्या होगा? तो आंसर है कि ये सेल्स होंगे हैप्लॉइड। ठीक है ना, ओके, आया समझ में यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, एक यंग एंथर का टीएस दिया हुआ है। ठीक है, या ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है। ये अगर एंथर है तो इसको इस हिसाब से काट के यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो एक बार इस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आगे का डिस्कशन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, so let's look into it. So you can see the TS here. Okay, डायरेक्टली TS को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब बाहर से एक बार एक काम करते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स है इसके ऊपर, उन लेयर्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जैसे सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर आया वो क्या है? एपिडर्मिस। ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर। सेकेंड इज द एंडोथेशियम। थर्ड इज द मिडिल लेयर। ये जो तीनों लेयर है ना, ये तीन लेयर्स का काम है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तीन लेयर है प्रोटेक्शन। ठीक है, ये चौथा लेयर है यहाँ पे जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द टेपेटम। ठीक है, दिस इज द फोर्थ लेयर। ये आप ना अपने बुक में भी 1 2 3 4 करके मार्क कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है इसका सीक्वेंस पूछा जाता है कि पहला लेयर कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है। ठीक है, या मिडिल लेयर में कितने लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार सीक्वेंस याद रहे ना, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे टेपेटम आ गया। अब टेपेटम जो है, इसका काम जो है ये जनरली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। देखोगे आप बुक्स वगैरह में तो वहां पे न्यूट्रिटिव लिखा रहता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। ये लास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है? थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे देखा था माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, दीज आर दोज डिप्लॉयड सेल्स
जहां पे मियोसिस होता है और जिसके मियोसिस की वजह से यहाँ पे डेवलप होता है पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, और अब यहाँ पे आके आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी सारी चीजें। एपिडर्मिस हमने देख लिया, ठीक है, हमने एंडोथेसियम देख लिया, ठीक है, टेपेटम हमने देख लिया, स्पोरोजेनस टिश्यू। इसी स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, इसी स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मिडिल लेयर भी हमने देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक टिश्यू है जिसका नाम है कनेक्टिव। ठीक है, दिस टिश्यू इज नोन एज द कनेक्टिव। ओके, यहाँ पे और एक चीज है, ये जो सर्कुलर जगह देख रहे हो ना, थोड़ी देर में आपको इसका इंपॉर्टेंस जो है ये समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देखो एक डायग्राम है ऑफ अ मैच्योर डेहिस्ड एंथर। डेहिस या डेहिसेंस का मतलब ये होता है कि उसका मतलब ब्रेकिंग हो गया है, वो स्प्लिट अपार्ट हो चुका है। ठीक है, वो टूट गया है। और डेहिसेंस में जनरली क्या होता है, जो एंथर है वो मैच्योर होने के बाद वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, उसका स्प्लिटिंग होता है एंड एज अ रिजल्ट ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां से इसके वाल्स वगैरह, ठीक है, ये ब्रेक हो जाते हैं एंड द माइक्रोस्पोर्स दे स्टार्ट गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, this is the thing. Okay, moving ahead, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or a microspore mother cell. ठीक है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू का हर सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है ना, तो ये आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, इसमें जितने भी सेल्स हैं, हर सेल से एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बन सकता है, यानी कि मियोसिस के बाद वहां से टेट्राड बन सकता है। ठीक है, इस टेट्राड के जो भी सेल्स हैं, ठीक है, इस टेट्राड के जो भी सेल्स हैं उनसे यहाँ पे पोलन बन सकता है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि हर माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करने वाला जो सेल होता है ना, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, try to understand the lines. Now the process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. ठीक है, so the process of formation of microspores from pollen mother cell, ठीक है, is called microsporogenesis. The microspores, as they are formed, they are arranged in a cluster of 4 cells which are called the microspore tetrad. अभी हम देख चुके हैं इसको। ठीक है, और as the anthers mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other और वहां से फॉर्मेशन होता है या फिर वहां से अराइज होता है the pollen grains. Okay, and inside each microsporangium there are several thousands of microspores, ये जो देख रहे हो आप, और pollen grains that are formed and they are released with the dehiscence of the anther. ठीक है, anther का breakdown होता है and they get released. ठीक है, so I hope this is clear till here. Okay, so यहां से अगर कुछ चीज इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको याद रखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर के जो सेल्स है उसका प्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, सो लेट्स मूव अहेड और लेट्स डिस्कस द पोलन ग्रेन। ठीक है, ओके, तो पोलन ग्रेन जो है दे रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा याद है प्लांट किंगडम जो चैप्टर था क्लास 11 में, ठीक है, वहां पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट का काफी डिस्कशन चलता है। ठीक है, तो वहां पे जो स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है ना, स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स, उसको हम कहते थे स्पोरोफाइट्स। और जो गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स थे, उसको हम वहां पे क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट्स। आसान है ना, मतलब वर्ड को देख के आपको पहचान में आ जाता है कि कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, द स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द स्पोरोफाइट्स, गैमेट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द गैमेटोफाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, पोलन ग्रेन को ये बोल रहा है कि ये मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि पोलन ग्रेन ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे आपको मेल गैमेट्स मिलेगा इन फ्यूचर। देखो इसमें एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट बोला गया है ना कि ये मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है,
अब देखो ये पोलन ग्रेन तभी मेल गैमेटोफाइट होगा जब ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा। कुछ स्टेजेस आते हैं पोलन ग्रेन के लाइफ साइकिल में, ठीक है, या उसके पूरे जर्नी में, जब वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और वहां पे उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सो आउट ऑफ द एनसीईआरटी अगर आप समझना चाहो तो एक स्टेटमेंट में ये जरूर बोल सकता हूं कि नॉट जस्ट वी कैन नॉट जस्ट स्टेट दैट पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली ऐसे स्टेट नहीं कर सकते हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो गैमेटोफाइट है, ठीक है, हमको ये बोलना चाहिए कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं कि द पोलन ग्रेन्स, ओके, दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट या फिर द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट्स, ओके, इस हिसाब से हम डिस्कशन को आगे ले सकते हैं, ठीक है। If you touch the opened anthers of hibiscus, China rose, ठीक है, or any other flower, you would find the deposition of yellowish powdery pollen on your fingers, ठीक है, जो आपने हिबिस्कस देखा होगा ना ऐसे चाइना रोज, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे देखना आप, वो येलोइश कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, वो जो पाउडरी सब्सटेंस है, ठीक है, दैट पाउडरी सब्सटेंस आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इफ यू स्प्रिंकल दोस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, if you take a slide, if you put some drops of water on that slide, ठीक है, और उस पे उन ग्रेन्स को आप स्प्रिंकल करते हो और माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हो, you'll be really amazed to see a variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs which are seen on pollen grains. यहाँ देख लो आप, ठीक है, कुछ डिफरेंट वैरायटीज के pollen grains है, यहाँ इसका शेप देख लो, इसका शेप देख लो, इसका देख लो, सबका अलग अलग शेप्स दिख रहा है हमको यहाँ पे, है ना। सो अलग अलग वैरायटीज जो प्लांट्स के होते हैं तो अलग अलग pollen grains वहां से हमें देखने को मिलता है, ठीक है, एंड दीज आर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, pollen grains are generally spherical, measuring about 25 micrometers in diameter, 25 to 50 micrometers in diameter, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। अब ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, ये 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर में एक पोलन ग्रेन का साइज आता है, ये पूछ सकता है नीट में, ठीक है। इट हैज अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, ओके, इसका जो आउटर वॉल होता है ना, इसको हम कहते हैं एक्साइन, और जो इनर वॉल होता है उसे हम कहते हैं इंटाइन, ओके, आसान है ना याद रखना, एक्साइन मतलब एक्सटीरियर वाला, इंटाइन इंटीरियर वाला, ठीक है। सो आउटर लेयर जो है उसको हम एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर जो है हम उसको इंटाइन बोलते हैं। आउटर वॉल जो है वो हार्ड होता है, काफी रेजिस्टेंट होता है वो मटेरियल, ठीक है, और इंटाइन जो है कंपैरेटिवली इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देख लो आप, द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, इट इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, which is one of the most resistant organic material which is known, ठीक है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सब वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स इज स्पोरोपोलेनिन। अब इसकी कुछ गाथाएं सुनोगे आप, गाथाएं मतलब कहानियां सुनोगे इसके बारे में, ठीक है, कितना रेजिस्टेंट, बोल दिया रेजिस्टेंट है, ठीक है, अब बताओ मेरे को कितना रेजिस्टेंट है, ठीक है। So it can withstand high temperatures, ठीक है, it can withstand strong acid, ठीक है, strong acid हाथ जला दे पर स्पोरोपोलेनिन को ना तोड़ पाए, ठीक है, strong acids, alkali यानी कि bases, ठीक है, इन सारी चीजों को ये झेल सकता है, ठीक है, और उससे भी खतरनाक बात ये है, even though after being a biological product, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि there is no enzyme that degrades sporopollenin is so far known, आज तक हमने ऐसा कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं किया है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ पाए, उसे डैमेज कर पाए, ब्रेक डाउन कर पाए, ठीक है। सो पोलन ग्रेन का ये जो आउटर लेयर है, ये पोलन ग्रेन को काफी रेजिस्टेंट बना देता है, ऐसा बना देता है कि जो आसानी से कुछ टाइम तक ये सब फैक्टर्स को झेल के वो वहां पे इंटैक्ट रह पाए, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन में अगर आप देखोगे, इसके स्ट्रक्चर को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे इसके एक्साइन देखो, एक्साइन ऐसा है ना कि एक्साइन एक प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर से, ठीक है। अब एक्साइन ऐसा हो गया कि वहां से कोई मतलब बाहर से कुछ नहीं जा पा रहा है, अंदर से कुछ नहीं निकल के आ पा रहा है, तो एकदम टोटली वो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा, ठीक है।
ऐसा आइसोलेटेड पोलन ग्रेन भी तो हमको नहीं चाहिए। ये पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट्स होंगे, उन गैमेट्स को निकलने के लिए रास्ता चाहिए होगा ना, है कि नहीं? जैसे राजा महाराजा किला बनाते हैं ना, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाते हैं, तो जितना भी ताकतवर फोर्ट क्यों ना बनाए, कुछ तो रास्ता छोड़ते हैं ना वो लोग कि हाँ भाई यहाँ से सैनिक आएंगे, यहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, होता है एक रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि एक्साइन में कुछ रास्ते बने हैं, ठीक है। The pollen grain exine has prominent aperture. Aperture मतलब gaps, okay, which are called germ pores, and where sporopollenin is absent. तो यहाँ पे कुछ जगह होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ जगह होंगे जिसको कहा गया है germ pores, ठीक है। और germ pores का खासियत क्या है, यहाँ पे sporopollenin ये क्या है, absent, यानी कि यही रास्ता है, ठीक है। दिस इज द रोड। नाउ द स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, ठीक है। अब देखोगे आप बाद में, ठीक है, कि स्पोरोपोलेनिन के एब्सेंस की वजह से एक्साइन से क्या फायदा मिलने वाला है पोलन ग्रेन, देखेंगे आगे चल के। स्पोरो पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का जो है मतलब फॉसिलाइज्ड फॉर्म्स जो है वो हमें मिलते हैं, ठीक है। एंड पोलन ग्रेन फॉसिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, मतलब जो नेचुरल हिस्ट्री पढ़ते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, ठीक है, उनके लिए पोलन ग्रेन के फॉसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ द एक्साइन exhibits a fascinating array of patterns and designs, ठीक है। ये देख रहे हो, ये जो डिजाइन देख रहे हो ना अलग अलग, ठीक है, ये सब इनके बदौलत है, ठीक है। एक्साइन के, सॉरी कहा और लिख दिया भाई मैं, ये एक्साइन के बदौलत है, ठीक है। ऑल दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑल दिस डिफरेंट डिजाइंस यू आर सीइंग इज बिकॉज ऑफ द एक्साइन, ओके। So why do you think the exam should be so hard and what is the function of germ pore, ठीक है। पहली बात देखो, एग्जाम क्यों हार्ड होना चाहिए, ताकि पोलन ग्रेन जब रिलीज हो, ठीक है, इट गोज थ्रू अ जर्नी, है ना। मान लो एक फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, ये अपना पोलन रिलीज कर रहा है, दूसरा प्लांट यहाँ पे है, ठीक है, तो इट हैज टू गो थ्रू अ जर्नी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब उस जर्नी में उसे बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर को फेस करना पड़ेगा, मे बी एसिड्स, एल्कलाई, है ना, मतलब मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स माइट बी इन्वॉल्व देयर, ठीक है। कोई एनिमल उसको कैरी कर रहा होगा, ठीक है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी उस पर कोई इल इफेक्ट ना पड़े, है ना, वो उस जर्नी में डैमेज ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसीलिए उसका एग्जाइन का इतना रेजिस्टेंट रहना जो है या इतना हार्ड रहना वो इसके फायदे में है, ओके। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, ठीक है। अब जर्म पोर वही मैंने बोला, ये एक रास्ता है, एक ओपनिंग है, ठीक है। कल को यहाँ पे जब गैमेट्स बनेगा, पोलन ग्रेन तो जगह है ना गैमेट बनने का, तो उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना, तो ये जो जर्म पोर है, ठीक है, दिस इज फॉर द एग्जिट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, सॉरी ऑफ द गैमेट्स, ठीक है। डायरेक्ट गैमेट निकल के नहीं आता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है ना, जैसे सीड होता है ना, सीड इज अ डेसिकेटेड स्ट्रक्चर, ड्राई स्ट्रक्चर, वो वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर को अब्सॉर्ब करने के बाद फिर क्या होता है, धीरे धीरे सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, ठीक है। उसी तरीके से पोलन ग्रेन क्या होता है, डेसिकेटेड स्ट्रक्चर है, वाटर को अब्सॉर्ब करता है, तो उसका जो इंटाइन है ना, अंदर का जो लेयर है, ठीक है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, वो इंटाइन धीरे धीरे ग्रो करके आने लगता है। और मान लो जैसे ये वो है, मान लो ये पोलन ग्रेन है, ये इसका मान लो एक्साइन है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो, तो धीरे धीरे करके यहाँ से ये निकल के ऐसे आना चालू कर देगा, ठीक है, ये निकल के आएगा। नाउ द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज अ थिन, जैसे अभी मैं बोल रहा था, इट्स अ थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, ये याद रखना भाई बहनों, ठीक है। एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन है और इंटाइन में है आपका सेल्यूलोज और पेक्टिन, ठीक है, ये दो चीजें हैं, सेल्यूलोज और पेक्टिन का प्रेजेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane. Okay, as usual, cell है तो plasma membrane होगा ही, ठीक। When the pollen grain is mature, it contains two cells, एक vegetative cell और एक दूसरा है generative cell. Vegetative cell थोड़ा बड़ा होता है और it has abundant food material reserves and a large irregularly shaped nucleus. ये छोटी छोटी चीजें हैं ना जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपको सवाल पूछ सकता है कि अच्छा बताओ दो सेल्स क्या है पोलन ग्रेन के अंदर जब मैच्योर हो जाता है, ठीक है,
तो आप बोलोगे कि एक वेजिटेटिव सेल है और दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल है। ओके, अब वेजिटेटिव सेल बड़ा है, ठीक है, अबंडेंट फूड रिजर्व है, ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस भी है, ठीक है। जनरेटिव सेल छोटा है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगर मान लो ये आपका एक सेल है, बड़ा सा सेल है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको एक छोटा सा सेल मिलेगा, ठीक है, स्पिंडल शेप सेल विथ डेंस न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जनरेटिव सेल। ये बड़ा सेल जो है ये है वेजिटेटिव सेल। देखो ये सेल जो है ना, इसका साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। जनरेटिव सेल जो है ना, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, इसका खुद का न्यूक्लियस भी है, ठीक है, इसका भी अपना न्यूक्लियस है, ठीक है। बस दिस इज लाइक ए सेल इन ए सेल, ठीक है, ये एक सेल है, उस सेल के अंदर ये सेल है। ओके, तो दैट इज द पॉइंट। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आई होप कभी ना कभी ये नीट में आ जाएगा। In over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at this two-celled stage. देख रहे हो ना आप इस pollen grain के अंदर, बाहर यहाँ इंटाइन, यहाँ एक्साइन, ठीक है, अंदर ये स्ट्रक्चर, तो ये कुल मिला के ये pollen grain है, ठीक है। तो बात ये है कि अराउंड 60% जो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या हो रहा है, ये pollen grain जो है इस टू सेल वाले स्टेज में प्लांट से रिलीज हो जाता है, ठीक है। प्लांट का जो जो एंजियोस्पर्म्स है, 60% एंजियोस्पर्म्स में इस टू सेल स्टेज में ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। बचे कितने, 40%, ठीक है। बाकी 40% में ये एक थोड़े से दूसरे फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। और वो जो दूसरा फॉर्म है उसको हम कहते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। आप जानना चाहोगे थ्री सेल स्टेज क्या है? थ्री सेल स्टेज में आपको मिलेगा आपका अपना वेजिटेटिव सेल और उसके साथ साथ रहेगा यहाँ पे दो मेल गैमेट्स, ठीक है, यहाँ पे रहेगा दो मेल गैमेट्स। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। ध्यान देना इस बात को, ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो पहले से हैप्लॉइड है, ठीक है, अब फिर से इसमें मियोसिस करने का जरूरत तो है नहीं, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर ये जो दो सेल्स हैं, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये दोनों भी क्या है, हैप्लॉइड ही है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल से जब गैमेट बनेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइटोसिस करना पड़ेगा, और माइटोसिस करके ये बना देगा दो मेल गैमेट्स बिफोर द pollen grains are released, ठीक है, बिफोर दे आर शेड। ओके, आ रहा है ना समझ में, ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions या problems in some people, often leading to chronic respiratory disorders, ठीक है। तो pollen grain जब हवा में रिलीज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, इट में cause a lot of issues with breathing, respiration, okay, इन पीपल, ओके। और कुछ डिसऑर्डर्स जो ये कॉज करता है जैसे एस्मा, ब्रोंकाइटिस, याद रखना, ठीक है, एक बढ़िया से एमसीक्यू बना के दे देगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेस्पिरेटरी और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज्ड इन पीपल बाय द रिलीज ऑफ pollen grains, दे देगा आपको, ठीक है, चार पांच ऑप्शन बना के दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन कौन सा है बताओ, ठीक है। तो एस्मा, ब्रोंकाइटिस, ये आपका आंसर है। तो इट में भी मेंशन दैट, हाँ ये बहुत खतरनाक चीज है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, ठीक है, दैट केम इनटू इंडिया, ठीक है, ये एक ऐसा स्पीसीज है ना जो एक्चुअली इंडिया का ओरिजिनल नहीं, ये बाहर से आया है, और जो बाहर से स्पीसीज आता है ना जो यहाँ का ओरिजिनल नहीं होता है, उसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज, ठीक है। तो ये जो कैरेट ग्रास है ना, दिखने में इसका जो पत्ता होता है ना वो गाजर के पत्ते के जैसा होता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, ठीक है, पर खा नहीं सकते इसको, ठीक है। तो ये इंडिया में आया था एज एन कंटामिनेंट विथ इंपोर्टेड व्हीट एंड नाउ इट हैज बिकम यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब वाइड स्प्रेड, हर जगह दिखने वाला, एंड इट कॉजेस पॉलन एलर्जी, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, और ध्यान दो, और यहाँ से सवाल बन के आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नीट में क्या होता है, आखिरकार एनसीईआरटी से ही सवाल आता है,
तो एनसीईआरटी के हर कोने से हमको थोड़ा सा छान मारते रहना चाहिए, कहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज दिखे जिससे हमें क्वेश्चंस का आइडिया मिल सके। ठीक है, आगे देखो, pollen grains are rich in nutrients, ठीक है, so people also use pollen grains as a source of nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements, ठीक है, खाने के सप्लीमेंट्स के हिसाब से। फूड सप्लीमेंट्स क्या होता है, लोग प्रोटीन शेक पीते हैं ना, क्यों, आप जो नॉर्मल डाइट खाते हो वहां से आपका प्रोटीन का जो इंटेक है, ठीक है, या जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हो। तो यहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, पॉलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट के हिसाब से यूज कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पॉलन प्रोडक्ट्स मिलते हैं टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और कहा जाता है कि पॉलन ग्रेन का कंजम्पशन करने से अभी एथलीट्स में, घोड़ों में परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज या एनहांस हो जाता है, भगवान जाने, ठीक है, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। अब ये देखो, ये टैबलेट भी आ रहा है, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, pollen grain के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। Now once when they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose their viability if they have to bring about fertilization। देखो, pollen grain रिलीज हो गया ना, उसका एक टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि कब तक वो वायबल रहेगा, कब तक वो फंक्शनल रहेगा, ठीक है। और वायबिलिटी लूज करने से पहले, अब तक फंक्शनैलिटी लूज करने से पहले, ठीक है, उसको जाके फीमेल प्लांट के जो है स्टिग्मा पे उसे लैंड करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें लैंड करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, बाकी का आगे जो भी प्रोसेस है वो चल सकेंगे, ठीक है ना। एक बार वायबिलिटी लूज हो गया तो फिर खत्म है, बेकार हो जाएगा वो। नाउ हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द pollen grain retains viability? अब ये जो है ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका वैरायटी ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। द पीरियड फॉर व्हिच pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये pollen grain का जो वायबिलिटी है, उस वायबिलिटी पीरियड जो है वो बहुत वेरिएबल है, ठीक है। और कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, जैसे कि जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, आसपास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, और ह्यूमिडिटी जो है, इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी याद रखना, क्योंकि पॉलन ग्रेन क्या है, एक डेसिकेटेड या ड्राई स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो जब मॉइस्चर ह्यूमिड जगह पे रहेगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से जल्दी वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो प्रिवेलिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का वायबिलिटी जो है वो डिपेंड करता है। इन सम सीरियल सच एज राइस, व्हीट, pollen grains lose their viability within 30 मिनट। देखो, ये भी एक नीट का सवाल है, कल को एग्जाम में छाप देगा कि राइस में बताओ pollen grain कितना टाइम तक वायबल रहता है, ठीक है, तो ये एक सवाल हो सकता है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसिएसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन। सो गाइस, दिस इज, देखो एनसीईआरटी टफ नहीं है, एनसीईआरटी आसान है, एनसीईआरटी सिंपल है, ठीक है। पर चीज ये है ना कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ो, आपको ये आना चाहिए कि हाँ भैया, यहाँ से सवाल आ सकता है, वो रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन, ठीक है, स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। सो ये तो आपने सुना ही होगा। अब जब ये सीमेन या फिर जो स्पर्म्स है, ठीक है, या फिर लोग ओवा को भी कंजर्व करते हैं, ओवा या ओवम को भी कंजर्व करते हैं, ठीक है, तो उसको स्टोर कैसे करते हैं, क्या ऐसे बोतल में भर के रख देते हैं कहीं पे भी, ठीक है, नहीं, तब वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। उसको स्टोर करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि दे आर जनरली स्टोर्ड फॉर इयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है। और ये जो स्टोरेज का प्रोसेस है ना, ये मुझे लगता है एक बार एग्जाम में आ चुका है पहले, तो इसको कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। आप लोग लिख लेना इस चीज को, ठीक है ना, इसको कहा गया है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड पोलन है, ठीक है, इनको हम पोलन बैंक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलर टू सीड बैंक्स एक्सेट्रा इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। सो लेट्स कीप दिस वीडियो टिल हियर, ठीक है, इसका आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कोई डाउट वगैरह है या कुछ आपका फीडबैक है तो आप जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।